नमस्कार किसान भाइयों। आज हम चर्चा करेंगे मिट्टी और उसके पोषक तत्व और जलवायु परिवर्तन पर। इसमें देखिए कि मिट्टी का पीएच जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है। आपको सॉइल टेस्टिंग किट जो है ये पतंजलि ने कई किसानों को इस पतंजलि किसान समृद्धि परियोजना के तहत जो है मुफ्त में दी और बड़ी पोर्टेबल टाइप की थी, जिसमें कि आप अपनी मिट्टी की जांच कर सकते थे। और मिट्टी की जांच में उसमें पीएच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और ऑर्गेनिक कार्बन, इसकी जो है मात्रा आप जो है स्वयं वहाँ पे उससे अपने खेत पे खड़े होकर जांच सकते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि मिट्टी का पीएच, आपका अपनी मिट्टी, खेत की मिट्टी का पीएच जानना और पोषक तत्वों की मात्रा की जानकारी होना आपको बहुत आवश्यक है आपके लिए, किसी भी फसल को उगाने से पहले, बोने से पहले। तो ये जो है क्या करते हैं कि मिट्टी का पीएच क्या करता है कि जड़ और अन्य पोषक तत्वों को जो अवशोषित करने की क्षमता जो है जड़ों की, उसको प्रभावित करता है। बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो हाई पीएच पे, जैसे आपके लोहा है, जिंक है, मैग्नीज है, ये बहुत हाई पीएच होती है, तो ये जो है पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं पोषक तत्व। इसी तरीके से अगर हम बात करें सल्फर की, तो अगर सल्फर भी जो है बहुत ज़्यादा पीएच है तो सल्फर नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। कार्बनिक पदार्थ जो है इन पोषक तत्वों को अपने से बांध लेता है, और जब ज़रूरत होती है तो पीएच अगर ठीक ठाक होती है तो पीएच को भी कंट्रोल करता है, और साथ में जो है उन पोषक तत्वों को पौधों के लिए सही समय पर छोड़ता भी है। मिट्टी में ये समझ लीजिए कि अगर 1 टन कार्बनिक पदार्थ है 1 हेक्टेयर में, तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम सल्फर जो है इसके कार्बनिक पदार्थों के विघटन से, टूटने से पौधों को उपलब्ध हो जाता है। अब आप ये देखिए कि चावल और गेहूं की फसलों द्वारा ली जाने वाली लगभग 50 से 80% जिंक, कैल्शियम और मैंगनीज को फसल के अवशेषों के निगमन से पुनर्निर्मित किया जा सकता है। मैंने यहाँ पॉइंट ये इसलिए लिखा, और बाढ़ वाली मिट्टी में फसल के अवशेषों को जोड़ने से मिट्टी के घोल में लौह और मैंगनीज सांद्रता बढ़ जाती, जो माइक्रोबियल चय अपचय को बढ़ाती। यहाँ मैंने इसलिए फसल के अवशेषों का जिक्र किया इन दोनों पॉइंट्स में, क्योंकि फसल के अवशेष अवशेष जो होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। क्योंकि जब आपने खाद दी या पौधा कोई भी बढ़ता है, तो उसके केवल दाने में या फल में तो पोषक तत्व होते नहीं, उसके पूरे जितना भी उसके हिस्से हैं पौधे के, चाहे वो पत्तियां हों, चाहे वो उसका तना हो, सभी में जो है वो पोषक तत्वों की मात्रा भी काफ़ी होती है। और पोषक तत्व जो फसल के अवशेष हैं, अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो उसका जो उसके गलने से ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो वही तो कार्बनिक पदार्थ है, तो उसके गलने से क्या होता है कि मिट्टी का स्ट्रक्चर सुधरता है। न केवल मिट्टी का स्वास्थ्य सही रहता है, बल्कि उसमें हवा और पानी दोनों के जाने के लिए जो है एक तरह से सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं, जिससे कि जड़ें जो सांस लेती हैं उनको जो है थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाती है। तमाम पोषक तत्व ऐसे हैं जो ऑक्सीडेशन होना जिनका जरूरी, जैसे सल्फर। सल्फर जो है वो पौधा सल्फेट की मात्रा, सल्फेट के रूप में लेता है, या फास्फोरस। तो अब उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन जब होता है, उससे ऑक्सीकरण होने की वजह से ही वो पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध हो पाते हैं, और इसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर बहुत बड़ा रोल निभाता है। और फसलों के अवशेषों में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, जीवाश्म जैविक कार्बन होता है। तो ये आप देखिए कि राइस स्ट्रॉ, जो धान की पराली है, उसके एप्लीकेशन ने मिट्टी के पीएच और विनिमय सोडियम प्रतिशत, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जिसे कहते हैं, क्षारीय मिट्टियों में जहाँ सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, वो क्या करता है, सोडियम जो है वो मिट्टी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो मिट्टी के निगेटिव जो उसकी वो होती हैं, जहाँ पे कैटायंस को जाना था, जहाँ पे कैल्शियम को या जहाँ पे मैग्नीशियम को या जिंक को जहाँ पे जुड़ना है, या पोटेशियम को जहाँ पे जुड़ना है, वहाँ सोडियम जुड़ जाता है।
और सोडियम का परसेंटेज प्रतिशत जो है वो बढ़ जाता है। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज हम कहते हैं इसको। और इससे क्या होता है कि पौधों का विकास नहीं हो पाता और पोषक तत्वों की अनुपलब्धता हो जाती है इसमें। लेकिन जब हमने इसमें राइस स्ट्रो डाला, धान की पराली डाली, तो इसने पीएच को भी कंट्रोल किया, जो आपकी सोडी ग्लैंड्स हैं इनमें, और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज को भी कम किया। और इसके अलावा जो है जिंक की उपलब्धता बढ़ गई है इससे। अब आप ये देखेंगे कि पोषक तत्वों की एक क्रिटिकल लिमिट होती है कि आपकी मिट्टी में किस तरह से कितनी मात्रा उसकी होनी चाहिए, जिससे आपको ये लगे कि अगर उससे कम है तो आपको ज़्यादा डालना है और उससे अधिक है तो आपको कम डालना है। जनरली हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि भाई फसलों में यूरिया डालना है 120 किलो, तो वो 120 किलो नाइट्रोजन के हिसाब से यूरिया जो है वो डाल देते हैं। कई बार क्या होता है कि नाइट्रोजन अगर आपने फसलों के अवशेष डाले हैं, हरी खाद डाली है, तो बहुत सारी नाइट्रोजन आपको जो है गोबर की खाद डाली उससे मिल गई, तो आपको उतनी अधिक यूरिया देने की आवश्यकता नहीं। इसी को हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं, जिसमें आप गोबर की खाद भी डालते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, हरी खाद भी डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं, और साथ में आप रासायनिक उर्वरक थोड़े डालते हैं। जैसे कि अगर मिट्टी में अवेलेबल नाइट्रोजन 280 से 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है, तो इसका मतलब आपके खेत में कम है। ये आप मिट्टी की जांच से, जो आपकी पतंजलि की जो किट है, धरती का डॉक्टर, उससे ये जांच कर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश कम तो नहीं है। अगर इन दिए गए से कम है और ऑर्गेनिक कार्बन इससे कम है, तो इसका मतलब आपको विशेष ध्यान देना है, जैविक कार्बन बढ़ाना है। जैविक कार्बन कैसे बढ़ाएंगे आप? जैविक कार्बन हरी खाद डालकर, गोबर की खाद डालकर और जो केंचुए की खाद डालकर, इससे आप जो है उसमें जैविक कार्बन बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्थूल पोषक तत्व तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भोजन की जो दानों की या फलों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो इन्हीं पोषक तत्वों पर निर्भर करती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों पर। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व ठीक से नहीं है, जो जैसे यहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण सीमा दे रखी कि इतने पार्ट्स पर मिलियन, इतना अगर नहीं है, इस जितना यहाँ पे लिमिट, क्रिटिकल लिमिट मैंने दी हुई, इस मात्रा में नहीं है, तो इसका मतलब वो पौधे में कम है। तो पौधे में ये कम होने की वजह से उसके फल में, उसके दाने में भी कम होगी, और जब कम होगी तो उसका जो पौधे का बेसिकली जो उससे मूलतः जो उससे भोजन मिलता है, वही तो हम मनुष्य भी लेते हैं, वही सभी पशु पक्षी जो भोजन पौधों से ग्रहण करते हैं। जब उसमें जो है गुणवत्ता कम हो जाएगी, तो फिर उसका हमारे शरीर में भी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, और इन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां हैं। आज विश्व की जनसंख्या का 50% जो है उसमें जिंक की कमी, और जिंक की कमी से तमाम बीमारियां। अब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ये जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसने विश्व के भर के सभी नीति निर्धारकों, वैज्ञानिकों, सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा है, और सभी इसकी बात कर रहे हैं कि जो विश्व में हमारे तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी पर, और तापमान बढ़ने से तमाम ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तमाम जगह जो है, जब तापमान और जल, इसकी उपलब्धता और तापमान का निश्चित तापमान के न होने से फसलों की उपज पे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बासमती जैसे धान में जो जो खुशबू बनती है, वो एक यौगिक के बनने से बनती है, और उस यौगिक के बनने के लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए, एक उतने परसेंट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इतना तापमान दिन का होना चाहिए, दिन के समय इतना, रात के समय होना चाहिए, तभी वो यौगिक जो है वो दाने में बनता है, जो खुशबू के लिए जिम्मेदार है। तमाम जगह जो है वो उपज भी कम हो रही है फसलों की, तो इसने जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही, तो सभी का कहना यह है, सभी इसमें बात से चिंतित हैं कि आने वाली दशकों में, आने वाले एक शतक के अंदर, अगर
हमारे जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके लिए अगर भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई ठीक से और उपज भी कम हो गई, तो ये बहुत ही एक तरह से दोहरी मार मनुष्य की जो सभ्यता है, तो इसके प्रभाव क्या होंगे? एक तो बाढ़ आने के चांस। अभी इसमें जो है भारत में एक अध्ययन किया था निकरा में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ने, जो हैदराबाद में है, आईसीआर का इंस्टीट्यूट है। उसने एक अध्ययन किया 2013 में, और उस अध्ययन के बेसिस पे उसके आधार पर ये बताया कि बाढ़ आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उच्च तीव्रता वाली वर्षा की घटनाएं होंगी, उसमें ज़्यादा वृद्धि होगी, जिससे बाढ़ कई जगह आएगी। मैं आज ही जो है न्यूज़ में देख रहा था कि 5 राज्यों में अत्यधिक वर्षा के का जो इन्होंने अभी जो है वो किया है, प्रिडिक्शन दिया है कि 5 राज्यों में बहुत ज़्यादा वर्षा हो। जो विशेष रूप से बेसिन के जो पूर्वी भाग है, अगर हम इसमें सबसे पहले मैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात करूँ, जो हमारे गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, नदियों के मैदानी क्षेत्र जो हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है बाढ़ आप देख रहे हैं, ये जो नीले रंग से दिखाया गया है कि बाढ़ जो है वो पूर्वी भागों में ज़्यादा आने की संभावना है, जिसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड का थोड़ा सा हिस्सा और आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, इसमें जो है बाढ़ बहुत आने की संभावना, तराई का क्षेत्र। और इसमें न केवल बाढ़ आएगी बल्कि और भी तमाम तरीके के प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सूखा भी इसमें जो है पड़ेगा। सूखा इस तरह पड़ेगा कि जब तापमान बढ़ेगा और पानी बहुत तेजी से सूखेगा, तो कई क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होगी, कहीं कम होगी। तो पंजाब में अगर हम लें, बेसिन का जो पश्चिमी भाग है इंडो गैंजेटिक प्लेन का, उसमें जो है सूखे की संभावना, हरियाणा और पंजाब में सूखे के चपेट में आने की संभावनाएं बढ़ जाए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा भी इसी में। पंजाब में औसत न्यूनतम तापमान में वृद्धि करीब करीब 2 डिग्री सेंटीग्रेड आप समझ, और अधिकतम तापमान में वृद्धि वो 1 से 1.25 डिग्री सेंटीग्रेड। वार्षिक वर्षा में भी वृद्धि होगी 13 से 22%। निचला जो सतलज बेसिन है उसमें सूखे के दिन 23 से 46 दिनों तक बढ़ सकते। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो है इसमें पंजाब में, इसमें जो है गंभीर जल जमाव भी हो सकता है, वाटर लॉगिंग जिसको हम, अब वाटर लॉगिंग से आपको पता है कई बार जो है अधिक बारिश होती है तो लॉजिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग भी बढ़ती है और साथ में लॉजिंग, फसलों की भी लॉजिंग हो जाती है धान की। पंजाब में गेहूं की पैदावार जो है वो 4.6 से 32% तक घट सकती है 2021 से 50 के दौरान, ये जो है इन्होंने पता। हरियाणा में क्या होगा? हरियाणा में औसत न्यूनतम तापमान में वृद्धि 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने वाली, और अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। वार्षिक वर्षा में वृद्धि होगी 17%। पानी के वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाएगी। अभी मैं कुछ किसानों से जब मिलता हूँ, बात पता चलता है कि सिरसा और हिसार की तरफ के जो किसान हैं, जो गेहूँ लगाते हैं, तो गेहूँ में पहले अगर वो 4 या 5 इरिगेशन सिंचाई 4 या 5 बार देते थे पूरे सीजन के दौरान, तो अब वो 7-8 बार पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है और पानी जो है बहुत तेज़ी से वाष्पीकरण होता है, तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता, गेहूँ को तो पानी की आवश्यकता है ही है उस समय, किसी भी फसल को, तो उस समय जो है उनको 7-8 बार पानी देना पड़ता। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इरिगेशंस बढ़ेंगे क्योंकि पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी वाष्पीकरण तेजी से होने की वजह से। और इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चरल जो वाटर की स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगी, यानी कि कृषि की जो जल की व्यवस्था है उसमें उसका एक तरह से एक जो कमी होने लगी जाएगी, उसमें कृषि के जल की कमी होगी तो उसमें तनाव उसका बढ़ेगा। अब हम देखते हैं दूसरा, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी तापमान जो है 2 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा 2050 में, 50 तक, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा 2100 तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें क्या होगा कि बहुत हाई इंटेंसिटी की, बहुत उच्च तीव्रता वाली वर्षा की घटनाएं, और जो अभी थोड़ा बहुत आपको संकेत मिल रहा होने भी लगी। अब इसमें क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा कि तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब बढ़ जाएगा तो यूपी में गेहूं की पैदावार में कमी है, उपज में कमी है, बिहार में चावल की पैदावार में कमी आ जाएगी, यूपी और बिहार में सूखा भी बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल की अगर हम देखें तो तापमान जो है उसमें 1.8 से 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। मानसून में हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्दियों की बारिश जो है वो कम हो जाएगी, सर्दियों में जो थोड़ी बहुत बारिश होती है उसमें कमी हो जाएगी।
अब इसमें क्या होगा कि चक्रवात की जो तीव्रता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं जो कोस्टल हमारे एरियाज हैं, जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, और पश्चिम बंगाल भी तटीय क्षेत्र में आता है, काफ़ी हिस्सा पश्चिम। इसमें जो है चक्रवात जो होंगे उनकी तीव्रता में वृद्धि होगी। इसके अलावा क्या होगा, जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अब ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लेशियर पिघल, बर्फ़ की जो हज़ारों साल से, जो लाखों साल से जमी हुई बर्फ़ थी वो अब तेज़ी से पिघलने लगी। तो जब अगर पिघलेगी तो समुद्र का उभार बढ़ेगा और उसकी ऊंचाई जो है वो, जब समुद्र भी तो एक पृथ्वी पर एक बर्तन की तरह, बर्तन में रखे पानी की तरह है ना, तो इस तरीके से जब उसमें पानी पिघल के ग्लेशियर्स का समुद्र में आएगा, या वर्षा जब बहुत ज़्यादा होगी तो भी समुद्र में पानी ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, उससे समुद्र की जो, समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ेगी। समुद्र की जो उभार है उसकी ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो हो सकता है कि 7.25 मीटर तक बढ़े, और फिर ऐसे में क्या होगा कि समुद्र का स्तर विश्व का जो औसत है, समुद्रिक स्तर के जो अभी जो अध्ययन विश्व भर में चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है यहीं पे औसत से अधिक, जहाँ पे जो है उभार, समुद्रिक उभार हो जाए। और जो डेल्टा रीजन है आपका सुंदरबन का, और सुंदरबन डेल्टा आपके हैं, और जो आपके दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, उसमें जो है बहुत अधिक बारिश, ज़्यादा और ज़्यादा बारिश हो, तो ये आप देख रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात। रेगिस्तानी क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो रेगिस्तानी क्षेत्र में ये आपका आता है जो कच्छ रीजन है गुजरात का, और राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, पंजाब का नीचे का जो पश्चिम दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, और हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा। इसमें अगर आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है, इसमें सूखे की घटना बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तापमान में वृद्धि 2 से 2.5% तक हो सकती है, और औसत न्यूनतम तापमान में हालांकि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो, औसत अधिकतम तापमान में वृद्धि हो। तो गुजरात में आप देखते हैं तो राज्य में गर्मी का तनाव और पानी की कमी हो सकती है। लूणी और पश्चिम में जो कच्छ और सौराष्ट्र में बहने वाली जो लूणी और नदियां हैं, उनमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है गुजरात। माही और साबरमती नदियां जो हैं, इनमें सूखे की गंभीरता 5 से 20% के बीच अगर 2050 तक का हम सिनेरियो देखें तो बढ़ जाएगा। राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें गंभीर और बहुत गंभीर सूखा पड़ सकता है। 2050 तक कृषि के लिए पानी का हिस्सा 83% से घटकर 70%, कृषि के लिए पानी का हिस्सा राजस्थान में अभी 83% तक जो है वो यूज हो रहा है, वो 70% तक उसकी उपलब्धता रहेगी। अत्यधिक वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने की। अब अगर आप इस तरह से देखें तो ये तो हमारे मध्य और प्रायद्वीपीय भारत को अगर हम देखें, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा। इसमें 11 राज्य आते हैं हमारे, जो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश का, और जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का काफ़ी सारा हिस्सा, रायलसीमा आंध्र प्रदेश का, और तेलंगाना, और कर्नाटका, केरला का जो पूर्वी हिस्सा है, और तमिलनाडु का पश्चिमी हिस्सा, ये सब जो हैं आपके, ये सेंट्रल या मध्य क्षेत्र में आते हैं। इनमें 11 राज्य के हिस्से आते हैं, और 11 राज्यों में से 6 में जो है वो तापमान 1 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में तो सन 2021 तक बता रहे हैं कि 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो जाए। तो अधिकांश राज्यों में अधिक गर्मी और गर्म गर्म सर्दियाँ, मतलब विंटर्स जो हैं वो ठंडे नहीं होंगे, विंटर्स भी जो है वो वार्म हो जाए। झारखंड में तापमान इस हद तक बढ़ जाएगा कि वर्ष 2080 में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2020 का जो उच्चतम न्यूनतम तापमान है उससे अधिक। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड में वर्षा में वृद्धि हो। इस सदी के अंत तक गर्मी की बारिश में वृद्धि होगी, और झारखंड में गर्मी के दौरान बारिश के दिनों की संख्या 10 दिनों तक बढ़ जाएगी। तो ये आप जो नीले कलर से हिस्सा देख रहे हैं, इसमें अधिक अधिक वर्षा, और अगर आप जो पीला और ज़्यादा पीला होता चला गया, नारंगी तक होता गया, वहाँ सूखा, तो आप देखेंगे कि बुंदेलखंड रीजन बहुत वल्नरेबल है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों। और जो ये हिस्से आपके छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका उड़ीसा, इनमें जो है बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि चक्रवातों की
तीव्रता में भी वृद्धि होगी। तो मानसून के बाद और पूर्व मानसून वर्षा की वृद्धि 2100 के लिए मानसून अवधि के लिए अनुमानित वर्षा की वृद्धि से अधिक होने का, यानी कि मानसून जो पोस्ट मानसून टाइम होता है और एक प्री मानसून का टाइम, उसके अलावा जो दूसरा टाइम है उसमें बारिश जो है ज्यादा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और कर्नाटक में कम बारिश हो। नीला देख ही रहे हैं, यहाँ पे दिखा रखा है मैप में, नक्शे में। और पहले से ही कम वर्षा के साथ उच्च तापमान वाले उत्तरी कर्नाटक में जो है वो पहले ही कम बारिश होती है। इसमें आपकी खास तौर पे तापमान के रुझान में वृद्धि होने की संभावना है। ये आप देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से दिखाया है। और अगर हम मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के जो और वर्षा की स्थिति की बात करें तो आप ये देखेंगे कि या बहुत अधिक वर्षा, मतलब 25 मिलीमीटर से प्रतिदिन से ज़्यादा, 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने के साथ जो जो दिन है वो बढ़ जाएंगे। ऐसे दिन बढ़ेंगे जिसमें 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो। देख रहे हैं आप, नीला दिखा रहा है खासतौर पर काफ़ी हिस्से में। इसमें महाराष्ट्र में वृद्धि हो सकती है, जबकि कम से मॉडरेट वर्षा वाले दिनों की संख्या कम हो। तो सभी राज्यों में कृषि उपज को प्रभावित करने के लिए उतार चढ़ाव वाला मौसम रहेगा, यानी कि काफ़ी जो है बैलेंस जो है वो संतुलन बिगड़ने वाला है। कर्नाटक के लिए दो बढ़ते मौसमों के लिए 2021 से 50 के लिए सूखे में वृद्धि का अनुमान है। आप देख रहे हैं उत्तरी कर्नाटक का जो हिस्सा देख रहे हैं काफ़ी सारा, तो इसमें और मध्य कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा, तो इसमें जो है सूखे में वृद्धि हो सकती है। कर्नाटक के अधिकांश उत्तरी जिलों में सूखे की घटनाओं में 10 से 80% तक की वृद्धि हो सकती है। तो लगभग 14 दिनों का शुष्क मौसम जो है वो है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम जो है वो बढ़ सकता है। अब इसमें जो मेन पॉइंट यहाँ ये दे रखा है कि कर्नाटक के पश्चिमी भागों में वर्षा में अनुमानित वृद्धि होने की संभावना है। अब हिमालयी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्र में जो ये हिस्सा आता है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं हमारे, उत्तर के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं सभी में, इनमें वार्षिक तापमान में वृद्धि होगी। और वो कितनी वृद्धि होगी? 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.7। वार्षिक वर्षा जो है वो 5 से 13% इन क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है। तो जब वार्षिक वर्षा बढ़ेगी और बारिश इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा होगी तो 10 से 30% तक बाढ़ में वृद्धि होगी। बाढ़ ज़्यादा आएंगी 2100 से 2021 से 50 के बीच में। और सूखा, मध्यम से अत्यधिक सूखा कुछ भागों में अनुमानित है। अब इसमें क्या होता है, ग्लेशियल, मैंने कहा था ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं। यहाँ यही कह रहे हैं कि ग्लेशियल झील के प्रकोप के कारण आई बाढ़ से भूस्खलन होंगे, लैंडस्लाइड्स जिसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी को, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। न केवल खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं बल्कि एक तरह से दोनों की हानि होती है, जन धन दोनों की हानि होती है, क्योंकि सड़कें भी टूटती हैं और तमाम उसको सही करना मुश्किल हो जाता है। कई बार कई महीने लग जाते हैं। हिमालय के ग्लेशियर दुनिया में अन्य जगहों की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है कड़वा सत्य हमारे सामने आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सेब की उत्पादकता में पहले ही 2 से 3% की कमी आ चुकी है। ये और कम होगी, यानी कि हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर जो हमारे सेब के क्षेत्र हैं इनमें जो है उत्पादकता में कमी और आएगी। हिमालयी क्षेत्र में बारिश के दिनों में 2 से 12% की वृद्धि हो सकती है। तो मुख्य जो बात है यहाँ देखने वाली वो ये है कि पिछले 30 वर्षों में हिमालय का औसत तापमान 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो गर्म दिनों की आवृत्ति भी बढ़ रही है, यानी कि उतनी ज़्यादा सर्दी अब जो है नहीं रही जितनी पहले होती थी। और ये इसकी गवाह हम सभी हैं जो हमारी आयु के लोग हैं, जिन्होंने पिछले 30, 35, 40 साल का जीवन देख लिया है। सभी के सामने ये वाली बात आ रही है। अब हम तटीय क्षेत्र और द्वीप की बात करते हैं। तटीय क्षेत्रों और द्वीप की अगर हम बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र,
और आपका पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र, आंध्रा का तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र, केरला का तटीय क्षेत्र, कर्नाटक का तटीय क्षेत्र और महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, ये हमारे जो है इसमें तटीय क्षेत्र और द्वीप में आते हैं। तो गुजरात में औसत न्यूनतम तापमान में कमी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की और औसत अधिकतम तापमान में वृद्धि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जूनागढ़ और पोरबंदर जिले, इनमें जो है चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हो, यानी कि कई चक्रवात आ सकते हैं और बहुत इंटेंस, बहुत तेज चक्रवात। पश्चिमी तट में 2030 तक वर्षा जो है वो 6 से 8% तक बढ़ जाएगी। या आपने मैप में भी इन्होंने दिखा रखा है, अगर आप देखें कि ये जो है गुजरात का जो क्षेत्र है और जो इधर पूर्वी जो हमारे हिस्से हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है पूर्वी प्रदेशों के, इनके इनमें जो है अधिकांश हिस्सों में जो वर्षा बढ़ रही है 2030। महाराष्ट्र का अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में वृद्धि 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान में वृद्धि 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक जो है यहाँ, अगर हम इस क्षेत्र में देखें तो ये है। मुंबई का जो ठाणे वाला एरिया है उसमें उसमें सबसे ज़्यादा वो जलवायु परिवर्तन की चपेट में आने वाला। 1 मीटर की वृद्धि अगर हुई समुद्र स्तर में तो इस महाराष्ट्र का कम से कम 0.18% जो हिस्सा है तटीय क्षेत्र वो पानी में चला जाए। 2079 और 99 के दौरान उच्च और बहुत उच्च वर्षा वाले दिनों की संख्या इन क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में बढ़ सकती है। और जब दो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बातें ये हैं कि तटीय क्षेत्रों में इनमें जब वर्षा बढ़ेगी तो न केवल बाढ़ें आएंगी, नदियाँ जो यहाँ से आ रही हैं उनमें जो बाढ़ वाला क्षेत्र फल ज़्यादा फसलों को प्रभावित करेगा, साथ ही जो जनसंख्या है वो जब समुद्र की तल की ऊंचाई बढ़ेगी तो जो तटीय क्षेत्र पे जो बसे हुए शहर हैं उनकी जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारा हिस्सा पानी से भर जाए। गुजरात में, अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गुजरात में कच्छ और पूर्वी तटीय क्षेत्र में चक्रवात की अधिक घटना होने का अनुमान है। अब आप कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के अगर हिस्सों को देखें तो कर्नाटक में तापमान में वृद्धि 1.7 से 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में 28% तक इरोजन हो सकता है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी की बात करें तो 28% तक इरोजन हो सकता है, मिट्टी का कटाव हो सकता है तटीय क्षेत्र में। चावल की पैदावार में 2050 तक 10 से 15% की गिरावट आने की संभावना। पिछले 50 वर्षों में मानसून वर्षा में 6% की कमी ये आई है, ये इन्होंने मॉडलिंग जो की है उससे निकल के आया। केरल में तापमान में वृद्धि 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड 2030 तक होने की संभावना। समुद्र स्तर में वृद्धि 1.3 मिलीमीटर से 0.7 मिलीमीटर प्रतिवर्ष होगी। तमिलनाडु को अगर हम देखें तो औसत न्यूनतम तापमान में वृद्धि 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 2100 तक 2100 तक की बात हो रही। औसत अधिक तापमान में वृद्धि 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड, समुद्र स्तर में वृद्धि 0.32 मिलीमीटर प्रतिवर्ष, यानी कि केरल के मुकाबले तमिलनाडु में के तटीय क्षेत्रों में समुद्र स्तर की वृद्धि ज़्यादा होगी। समुद्र के पानी की घुसपैठ होगी और पीने के पानी के स्रोतों को जो प्रभावित करेगी, और 13 जिले पहले से ही प्रभावित हैं। आप देख ही रहे हैं कि पीने के पानी की स्थिति चेन्नई में क्या है। 6 तटीय जिलों में तीव्र चक्रवात देखे जा सकते हैं। वार्षिक वर्षा की तीव्रता 8 से 14 मिलीमीटर की इसमें जो है वृद्धि हो सकती है। अब अगर हम तटीय क्षेत्र में ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों की बात करें तो आप देखेंगे कि तापमान 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश में बताई जा रही है 2020 से और 2080 के बीच। भविष्य में वर्षा में मामूली वृद्धि हो सकती है। तटीय क्षेत्रों में ऑब्वियसली मछली पकड़ने में कमी आएगी, और मछली पकड़ने में कमी आने का कारण ये नहीं कि पानी इधर आने लगा है, मछली पकड़ने में कमी आने का कारण ये है कि वहाँ पे तापमान जब बढ़ेगा तो मछलियाँ अपना जो है विस्थापित, अपने आप को विस्थापित कर लेती। जितने भी जीव हैं, पक्षी हैं और जो जल में रहने वाले जीव हैं, सभी पर तापमान का फर्क पड़ेगा। तो ये मछलियों पर भी पड़ेगा, और मछलियों की एक जोन होती है जिसमें वो एक
उनको एक ठीक ठाक रहने के लिए तापमान और उसका पानी का दबाव उनके हिसाब से वो वहीं रहती है। तो तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने में कमी आएगी। तापमान में उतार चढ़ाव सर्दियों की फसल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। नारियल उत्पादन में अलबत्ता जरूर 10% की वृद्धि हो सकती है। तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक उड़ीसा में, तटीय क्षेत्रों की बात हो रही है। और 2020 तक जुलाई से अक्टूबर के दौरान चक्रवाती तीव्रता में वृद्धि रहेगी, यानी कि मानसून पीरियड में जो चक्रवात ज़्यादा आते हैं वो ये जो है उड़ीसा में बढ़ेंगे, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र। उच्च तीव्रता के साथ कम बारिश के दिन रहे। अब इसमें तापमान में वृद्धि की बात करें, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड पश्चिम बंगाल में बढ़ सकता है। समुद्र स्तर में यहाँ भी वृद्धि होगी। वैश्विक स्तर की तुलना में समुद्र स्तर में वृद्धि अधिक होगी, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि समुद्र का उभार करीब करीब 7.25 मीटर बढ़ेगा। तो कोलकाता जो है ऑलरेडी जो है सबसे ज़्यादा समुद्र तल की वजह से सबसे ज़्यादा मार खाया हुआ है। कोलकाता में करीब करीब 1 मिलियन लोग रहते हैं, और 1 मिलियन लोगों का और करीब करीब 2 ट्रिलियन डॉलर US डॉलर की संपत्ति का रिस्क है। 2030 तक आलू का उत्पादन 4 से 16% तक घट सकता है। बारिश में थोड़ा बदलाव अपेक्षित है। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि समुद्र तल में 1 मीटर की वृद्धि अगर भारत में इन क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में होती है तो 7.1 मिलियन यानी कि 71 लाख लोगों को विस्थापित। धन्यवाद।